सेकेंड लेक्चर है, तो इसमें कहाँ तक हो गया था? मेथड ऑफ मेथड। प्रिपरेशन स्टार्ट करना। ठीक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट करना। आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट वगैरह कुछ निकाला? ऑफलाइन वाले बच्चों के पास तो है, ऑनलाइन में है? नोट करेंगे। नोट करते हैं, ठीक। चलो फिर यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोजन। ठीक है, हेलोजन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फ्लोरीन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? ठीक है, हेलोजन्स में जो फ्लोरीन होता है ये सबसे वायलेंटली रिएक्ट करने वाला हेलोजन होता है। ठीक है, फ्लोरीन जो है ये मोस्ट वायलेंटली रिएक्ट करता है, सबसे वायलेंटली रिएक्ट करने वाला हेलोजन फ्लोरीन ही होता है। ठीक है, तो इसको बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, मतलब बोलते हैं कि इसको बनाते समय बहुत सेफ बनाना इतना सेफ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, और कई बार तो ऐसा होता है कि बनते बनते ये एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस में देखा जाता है कि फ्लोरीन बनते बनते ही क्या करता है, एक्सप्लोड कर जाता है। बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करने वाला हेलोजन है, तो इसको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। और इसके मेथड भी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, इसके बनाने के जो मेथड है वो बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। तो इसमें सबसे पहले फ्लोरीन बनाने का जो मेथड था वो एक ये मॉइजन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, है ना। सबसे पहला फ्लोरीन बनाने का जो मेथड है उसे हम लोग मॉइजन मेथड के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर मॉइजन में सर डबल एस के बाद सर क्या है, ओ है कि ए है? ओ एन MOI डबल एस ओ एन, मॉइजन। ठीक है, तो ये मॉइजन जो थे ये इन्होंने सक्सेसफुली फ्लोरीन लैब में बनाया था और इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू बनाया था। तो इनके मेथड को हम लोग पढ़ते हैं मॉइजन इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, इस नाम से पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक फ्लोरीन का सॉल्ट लिया था, ये पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड, और इस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से इन्होंने फ्लोरीन बनाया था सक्सेसफुली। ठीक है, तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि मॉइजन मेथड में किस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है कि किस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग बनाते हैं फ्लोरीन। तो पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड, इस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं। और ये जो सॉल्ट होना चाहिए ये मॉल्टेन स्टेट में होना चाहिए। मॉल्टेन मतलब पिघला हुआ, फ्यूज्ड फॉर्म में। ठीक है, एक्वस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहली लाइन ये लिखा हुआ, फ्लोरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टेन पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, है ना। ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड को लेकर इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होती है? तो देखो ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। और अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड आपने जैसे ले रखा है और मॉल्टेन सॉल्यूशन ले रखा है, अब जैसे इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, है ना, जैसे आप इसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो ये आयनाइज हो जाएगा। सबसे पहले आयनाइज होगा, और जैसे आप समझ लीजिए कि NaCl है, NaCl आयनिक कंपाउंड है। अगर आप इसके मॉल्टेन सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो ये Na+ और Cl- में क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें अगर कटायन देखो तो क्या है, K+ इसका कटायन है, और इसका एनायन क्या है, Hf2-। तो ये कटायन और एनायन K+ Hf2- में आयना जाएगा। तो सबसे पहले आप यही लिख लीजिए, जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें कटायन लिख लीजिए K+, ठीक है, और एनायन क्या बन जाएगा, Hf2-। ठीक है, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, है ना, गौरी बेटा बस अभी स्टार्ट ही किया है ना, अभी बस यही लाइन मैंने बताई है
कि जो ये पोटेशियम हाइड्रोजन डाइफ्लोराइड है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस से एक बनेगा कटायन K+ और एनायन बनेगा HF2-। ठीक है। अब देखिए ये जो HF2- आयन होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है। इसका स्ट्रक्चर ये दिया हुआ ऊपर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि HF मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन होता है वो फ्लोराइड आयन से हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और आप थोड़ा सा हीट अगर और करेंगे, है ना, तो ये HF2 आयन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है, वीक वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं, तो ये आयन फर्दर आयनाइज हो जाता है। ठीक है, पहले ये बनेगा लेकिन थोड़ा सा हीट देने पर ये फर्दर आयनाइज हो जाएगा, किसमें, HF में और F-। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे यहाँ से ब्रेक कर दीजिएगा तो HF अलग हो जाएगा और F- आयन अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका कैसे आयनाइज हो रहा है पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी चुके हो तो इतना तो बेसिक पता ही कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक प्लेट होती है कैथोड प्लेट, है ना, और एक होती है एनोड प्लेट। ठीक है, और बीच में आपने ये मॉल्टन सॉल्यूशन फिल कर रखा है पोटेशियम हाइड्रोसल्फेट का, और ये आयनाइज होकर लास्ट में क्या दे रहा है, HF और F-। तो इसमें बताइए कि एनायन कौन है, HF और H- में एनायन F-, है ना, और एनायन ही जो होते हैं वो एनोड इलेक्ट्रोड पे माइग्रेट होते हैं। एनोड बेटा पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को बोलते हैं। तो ये जो फ्लोराइड आयन जैसे ही बनने शुरू होंगे ये सब एनोड प्लेट पे जाकर कलेक्ट होने लगे। ठीक है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है। वेरी गुड। तो फ्लोराइड आयन विल गेट्स ऑक्सीडाइज, है ना, फ्लोराइड आयन दो F मिलकर फ्लोरीन गैस बना लेंगे, F2 बनना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी लॉस करेंगे। ठीक है, तो ये हाफ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी एनोड प्लेट पे। एनोड प्लेट पे क्या होगा, फ्लोरीन गैस बनेगी और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हम लोग को फ्लोरीन ही बनाना है मॉइजन मेथड में, तो हम लोग फ्लोरीन पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं उनका क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कैथोड पे और कैथोड पे कटायन माइग्रेट होगा K+ आयन। तो वो K+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके पोटेशियम सॉलिड का फॉर्मेशन करने लगे। ठीक है, लेकिन हम लोग को मतलब किससे, फ्लोरीन से। तो फ्लोरीन अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे कलेक्ट होगी तो हम लोग बोल देंगे एनोड पे। फ्लोरीन एनोड प्लेट पे प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो मॉइजन मेथड में बस दो ही बातें काम की है, जो फिलहाल याद होनी चाहिए कि किस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है, वो है KHF2। अच्छा, फ्लोरीन किस प्लेट पे बनती है, किस इलेक्ट्रोड पे बनती है, एनोड पे। ठीक है, हाँ, इसकी इस मेथड की एक लिमिटेशन भी बोली जाती है कि इलेक्ट्रोलिसिस जो हम लोग करा रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट ये सॉल्ट ही है, ये पूरी तरह से ड्राई होना चाहिए। ये इसका जो मॉल्टन सॉल्यूशन ले रहे हैं इसमें थोड़ी भी मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, ये कंप्लीटली ड्राई होना चाहिए। ठीक है, देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी कंप्लीटली ड्राई। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे यही है पोटेशियम हाइड्रोसल्फेट का मॉल्टन सॉल्यूशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अगर इसमें थोड़ी भी मॉइस्चर होगी, है ना, वाटर कंटेंट होगा, तो जो ये फ्लोरीन बन रही है, फ्लोरीन अपने आप में बहुत अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है और ये वाटर को ही क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज, इसमें O2 में। ठीक है, तो एक साइड रिएक्शन चलने लगेगी कि जो फ्लोरीन बनना शुरू हुई है और थोड़ा बहुत पानी मॉइस्चर के फॉर्म में है उसमें, तो वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और क्या बना देगा, ऑक्सीजन गैस। तो समस्या ये है कि हम लोग बनाने चले थे फ्लोरीन, है ना, और बनने क्या लगेगी, ऑक्सीजन गैस। इसलिए बोलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कंप्लीटली कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस मेथड की लिमिटेशन। ठीक है, बोलो भाई ये बात समझ में आ गई। यस अब है ना, अब देखो क्वेश्चन आपसे इसमें अभी तक वैसे पूछा नहीं है मॉइजन मेथड पे, लेकिन इस पे क्वेश्चन अभी हमें लग रहा है कि 1-2 साल में पूछेंगे जरूर ये लोग, क्योंकि अभी तक अनटच्ड है ये क्वेश्चन, ये मेथड भी। इसमें एक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आजकल पेपर बन रहे हैं उस हिसाब से, कि आपसे पूछ दिया जाएगा कि KHF2, ठीक है,
और नीचे लिख देगा एक्वस और बोलेगा इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल फॉर्म एट एनोड। एक ऑप्शन में फ्लोरीन डाल देगा, एक ऑप्शन में O2 डाल देगा, एक ऑप्शन में और कुछ उनके फ्लोराइड डाल देगा। कंफ्यूजन है ना, बोलेगा बताओ इसमें कौन सा सही है, बताओ। तो इसमें ध्यान रखना कि अगर एक्वस लिख दिया है उसने तो फ्लोरीन मेजर प्रोडक्ट नहीं होगी, ऑक्सीजन मेजर प्रोडक्ट। फ्लोरीन बनेगी लेकिन बनते ही वो वाटर को ऑक्सीडाइज करके O2 बनाने लगेगी। तो ये कंफ्यूज करके बोला जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा KHF2 से फ्लोरीन तभी बनेगी जब वो प्योर मॉल्टन फॉर्म में हो, ड्राई कंडीशन में हो, तभी फ्लोरीन एज ए मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। ठीक है, क्लियर। तो एक मेथड तो मॉइजन मेथड है, ठीक है। दूसरा मेथड है, ये भी काफी पॉपुलर है, पोटेशियम मैग्नीज का एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं और उस कॉम्प्लेक्स से बनाते हैं लोग, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये K2MnF6 कॉम्प्लेक्स क्या है, ये K2MnF6, इससे हम लोग बना सकते हैं K2MnF6 है, ठीक है। अच्छा कैसे बनाते हैं, तो K2MnF6 की रिएक्शन एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से कराते हैं, ठीक है। अच्छा एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड क्या करता है, ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड जो, अच्छा ये थोड़ा सा आपको जीनॉन फैमिली आप लोगों ने पढ़ी थी है, उसमें एक जगह आया था कि एंटीमनी जो है पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में बैठा हुआ है, 15 ग्रुप में बैठा हुआ है। इसका मतलब 15 ग्रुप के फ्लोराइड अच्छे क्या होते थे, लुईस एसिड होते थे कि लुईस बेस होते थे, बेस, लुईस एसिड होते थे, है ना। 15 ग्रुप के फ्लोराइड जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो अच्छे लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। और लुईस एसिड क्या होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ये लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं या फिर कोई ऐसा आयन एनायन भी एक्सेप्ट कर सकते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मैग्नीज के इस कॉम्प्लेक्स से फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट करने लगते हैं, है ना। इसको आप ऐसे समझिए, ये फ्लोराइड एक्सेप्टर्स होते हैं और ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट करने लगे, ठीक है। और फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट करते हुए ये कॉम्प्लेक्स बना देंगे। क्या बनाएंगे कॉम्प्लेक्स, तो देखो ये सेम ऑक्सीडेशन नंबर में ही बनाएगा, पोटेशियम SbF6, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना देंगे, क्योंकि ये जैसे ही देखो, ये जैसे ही बेटा एक फ्लोराइड आयन लेगा तो ये बना देगा SbS6 माइनस बना देगा, और इसके निगेटिव चार्ज को एक पोटेशियम आयन आके क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो ये सॉल्ट आपका क्या बन जाएगा, KSbF6, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये जब फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट करेगा तो मैग्नीज जो हो उसमें होता है वो रिड्यूस होने लगता है। मैग्नीज आपका 6 से 3 में जाने लगता है। तो मैग्नीज का एक कंपाउंड बनता है MnF3, जैसे आपके उसमें लिखा होना चाहिए, है ना। अगर आपने प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो मैग्नीज एक बना देगा MnF3, ठीक है, रिड्यूस हो गया। और बेटा मैग्नीज अगर रिड्यूस हो रहा है, अगर ध्यान से देखो मैग्नीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो कोई ना कोई एक एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज, ठीक है। एंटीमनी ऑक्सीडाइज हो नहीं रहा है, एंटीमनी दोनों तरफ में 5 में बैठा हुआ है, तो कौन ऑक्सीडाइज हो सकता है यहाँ पे, फ्लोराइड है ना। हाँ तो कुछ फ्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होकर F2 बनाना शुरू कर देंगे और इसमें भी ये रिएक्शन सेफली हो जाती है ना। इसलिए इसको भी हम लोग इम्पोर्टेंट मेथड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का केस है कि एल्केनी पेंटाफ्लोराइड कुछ फ्लोराइड आयन लेके कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, Mn रिड्यूस हो रहा है और कुछ बचे हुए फ्लोराइड आयन F2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो मतलब है वो फ्लोरीन गैस से ही, मेन प्रोडक्ट हमारा फ्लोरीन, बाकी तो बाई प्रोडक्ट, ठीक है। दो ही मेथड है इसके। बोलो भाई समझ में आ गई, हाँ बताओ। यस, दूसरा अगर आपको लार्ज स्केल में बनाना है तो ये सेकंड मेथड अच्छा मेथड माना जाता है, मतलब सेकंड मेथड को कॉमर्शियल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका फ्लोरीन बनाने के दोनों मेथड हो गए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मेथड है नहीं इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, पूछा भी जाएगा तो इन्हीं दोनों में पूछा जाएगा। इसके बाद आते हैं क्लोरीन। क्लोरीन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए अब तक, ठीक है, क्योंकि सबसे मेन गैस अगर हेलोजन में देखा जाए तो बेटा वो क्लोरीन ही है, ठीक है, क्लोरीन सॉरी Cl2। क्लोरीन बनाने के मेथड में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लैब मेथड, ठीक है। लैब मेथड में क्या है, ये हम लोग कैसे बनाते हैं, फ्रॉम हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद कंसंट्रेटेड HCl। मैग्नीज के डाइऑक्साइड को कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट करेंगे। अब देखो, अभी डी ब्लॉक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ोगे डी ब्लॉक, वहां पे बहुत छोटा सा पॉइंट होता है जो हमें पता होना चाहिए। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि मैग्नीज की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी होती है। बताओ मैग्नीज की कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट स्टेबल होती है? डी ब्लॉक में 3D सीरीज में मैग्नीज की दो ऑक्सीडेशन नंबर मोस्ट स्टेबल होती है, +2 +4। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। अच्छा, ये कब कौन सी स्टेबल होगी, तो ये पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है, मीडियम की पीएच वैल्यू पे। बोलते हैं कि जब एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन हो रही होती है मैग्नीज की, तो बेटा उसकी स्टेबल होती 2। इस एसिडिक मीडियम में मैग्नीज बेटा 2 ऑक्सीडेशन नंबर में ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो 2 में जाना चाहता है, ठीक है। और अगर कोई बेसिक मीडियम में या एल्कलाइन मीडियम में मैग्नीज की रिएक्शन हो रही होती है तो वो 4 में जाना चाहेगा। अभी हम लोग डी ब्लॉक में KMnO4 की रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझेंगे इस बात को। अभी बस इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। मैग्नीज की 2 ज्यादा स्टेबल है एसिडिक मीडियम में और 4 ज्यादा स्टेबल है बेसिक मीडियम। ये इतना याद कर लोगे तो कई मैग्नीज की रिएक्शंस लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे MnO2 की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HCl से करा रहे हैं, मतलब MnO2 का आपने HCl में डाल दिया है ना, HCl एसिड की बेस। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। एसिड है ना, तो आप MnO2 को एक ऐसे, आपने डायरेक्ट MnO2 को एसिड में डाल दिया, मीडियम एसिडिक हो जाएगा, वैसे भी कंसंट्रेट HCl है, पीएच बहुत कम हो जाएगा, 2 के करीब पहुंच जाएगा। और Mn बैठा है 4 ऑक्सीडेशन, MnO2 में Mn किस ऑक्सीडेशन में बैठा है 4 में, तो एसिडिक मीडियम में वो किस ऑक्सीडेशन नंबर में जाना चाहेगा, +2 में, है ना। तो Mn जाएगा +2 में, है ना। और ये क्लोराइड आयन चुरा लेगा और ये HCl के क्या ले लेगा, क्लोराइड आयन के साथ मिलकर MnCl2 बना देगा। अगर आप बैलेंस करोगे Mn+2 और Cl2 मिलके क्या बन जाएगा, MnCl2। Mn बेटा 2 में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि आपने डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्शन कराई है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर Mn रिड्यूस हो रहा है तो 100% ये तो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो कोई ना कोई क्या होगा, ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने वाला यहाँ पे क्लोराइड आयन ही है। कुछ क्लोराइड आयन -1 से 0 में जाएंगे। अच्छा, हेलोजन की मोस्ट स्टेबल वैसे भी 0 ही होती है ना, ये भी थोड़े से नोबेल गैस की तरह ही समझ सकते हो आप। तो क्लोरीन -1 से किस में जाना चाहेगा, 0 में, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, क्लोरीन गैस प्लस H+ और यहाँ से OH मिलके वाटर बना देंगे। H और O जब भी हो रिएक्टेड साइड तो पानी का बनना तय होता है, एक में H है दूसरे में O है तो वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन है। MnO2 + 4 मोल HCl, this gives MnCl2, Cl2 + water। अच्छा, इसी रिएक्शन से आप Br2 भी बना सकते हो, यहाँ तक I2 भी बना सकते हो। क्या क्या मतलब, देखो जैसे MnO2 की रिएक्शन आपने HCl से कराई, ऐसे ही आप HBr से करा देना, ठीक है। MnO2 जब HCl को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, तो HBr को और आसानी से कर देगा, क्योंकि HBr की एसिडिक स्ट्रेंथ HCl से ज्यादा होती है, ठीक है। तो और ज्यादा एसिडिक हो गया तो और आसानी से 2 में जाएगा। इसका मतलब वो Br- को Br2 में बहुत इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ भी वही रिएक्शन होगा, MnBr2 बन जाएगा प्लस Br2 प्लस वाटर, है ना। अगर आप HI ले लेंगे तो भी वही कहानी, MnI2 बन जाएगा, I2 प्लस पानी, ठीक है।
लेकिन ये HF को नहीं कर पाता है ऑक्सीडाइज। ये ध्यान रखना, MnO2 प्लस HF से MnF2 F2 प्लस वाटर मत बना देना, है ना। वहां पे थोड़ा सा HF इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है कि वो 2 में जाना चाहे। उस केस में HF में वैसे भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, तो कई सारी चीजें HF में सपोर्ट नहीं करती इस रिएक्शन को लेकर, ठीक है। बाकी तीनों हाइड्रा एसिड ये रिएक्शन दे देते हैं, HCl HBr HI तीनों MnO2 से रिएक्ट करके Cl2 Br2 I2 का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक, क्लियर। अब इसके बाद सेकेंड मेथड है कॉमर्शियल मेथड। कॉमर्शियल मेथड डीकन प्रोसेस, ये काफी नाम से कई बार पूछा आया, डीकन प्रोसेस क्या होता है। डीकन प्रोसेस क्लोरीन बनाने का कॉमर्शियल मेथड होता है, ठीक है। इसमें HCl की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एक फ्री में मिलने वाला सस्ता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इससे सस्ता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन एक सबसे मोस्ट चीपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, चीपेस्ट बोलो ज्यादा सही है। तो यहाँ पे O2 के साथ कराते हैं, लेकिन बोलते हैं कि HCl की रिएक्शन केवल O2 के साथ कराते हैं तो यील्ड बहुत पुअर मिलती है। ये रिएक्शन बहुत धीमे धीमे होती है, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। ऐसा नहीं कि इसमें Cl2 बनेगा नहीं, इसमें O2 ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। लेकिन रिएक्शन की यील्ड मतलब की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग इसमें एक पॉजिटिव कैटलिस्ट को ऐड कर देते हैं, वो होते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड। और ये कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा कि डीकन प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है, ये बहुत पूछा आता है ना। राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट इन डीकन प्रोसेस, या ऑब्जेक्टिव में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट यूज्ड इन डीकन प्रोसेस। तो ध्यान रखना कि क्यूप्रिक क्लोराइड लेते हैं, ये एज ए पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। इसके लेने पे रिएक्शन का स्पीड बहुत बढ़ जाता है, कई टाइम्स बढ़ जाता है, और ऑक्सीजन बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है, Cl2 गैस बन जाती है प्लस वाटर बन जाता है। रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ HCl को -1 से 0 में ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद वो 0 से -2 में जा रहा है, ठीक है। तो ये डीकन प्रोसेस के नाम से पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कैटलिस्ट अगर नहीं लोगे तो रिएक्शन बहुत धीमे धीमे होगी, रेट भी कम होगा और यील्ड भी पुअर मिलेगी। इसलिए 440 वोल्ट का झटका लगाना होता है और CuCl2 को लेना पड़ता है, ठीक है। ये दो कंडीशन है बस इसमें। इसके बाद क्लोरीन के बनाने की कुछ मिसलेनियस रिएक्शन भी होती है। मिसलेनियस रिएक्शन में बोलते हैं अगर कोई आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग इनमें से कोई भी ले सकते हो, रेड लेड काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Pb3O4, तो रेड लेड बोलते हैं, रेड लेड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसी को सिंदूर बोलते हैं, सिंदूर का कॉमन नेम क्या होता है, रेड लेड, है ना। 2 चुटकी सिंदूर की कीमत, है ना, एक डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा, वही है सिंदूर, है ना। और इसके बाद है ये ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग, सदाबहार होता है, मतलब ये एसिडिक हो मीडियम चाहे एसिडिक हो तो भी ये एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, बेसिक मीडियम में भी, है ना, यहाँ तक कि न्यूट्रल मीडियम में भी ये एक्ट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2 भी एक स्ट्रॉन्ग, सभी चारों बहुत अच्छे ऑक्सीडेंट है, तो बोलते हैं इनमें से कोई भी ले लो आप, है ना, और रिएक्शन HCl से करा दो, तो बेटा ये सब ऑक्सीजन से तो बहुत अच्छे है। ऑक्सीजन तो एक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये तो आपने खतरनाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिए, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन, आप ऐसे समझो, जब ऑक्सीजन HCl को करे दे रहा है ऑक्सीडाइज Cl2 में, तो उनसे अच्छे, उनसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत आसानी से HCl को किसमें ऑक्सीडाइज कर देंगे, Cl2 में, और कोई आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतने दमदार, इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अलग से आपको, जैसे डीकन प्रोसेस में CuCl2 ले रहे थे, यहाँ पे ऐसा कोई जरूरत नहीं है ना, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी, Cl2 बन जाएगी, ठीक है। अब जैसे आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है, जैसे आपको वो दिया गया रेड लेड प्लस HCl, हाँ बताओ बेटा। सर ये CaOCl2, हाँ CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, है ना, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर।
बाकी और कुछ जानना चाहते हो क्या? नो सर। अच्छा ठीक। तो इसमें हाँ देखो, एक बच्चे का डाउट है कि सर तो फिर कॉमर्शियल प्रोसेस में O2 क्यों लेते हैं? देखो, कॉमर्शियल प्रोसेस में थोक के भाव बनाना होता है तो कम रेट में बनाना होता है, प्रोडक्ट बनाना है कम कॉस्ट में बनाना है, तो उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोग क्या लेते हैं, जो इजीली अवेलेबल हो और सस्ता हो। ठीक है, तो O2 सबसे बेस्ट होता है ना। अगर हम लोग ये ले लेंगे तो ऐसा नहीं बनेगी Cl2, लेकिन इनकी कॉस्ट O2 से तो बहुत ज्यादा होगी, है ना। 2 चुटकी सिंदूर खरीदने जाओ कितना महंगा मिलता है ना। आप इंडस्ट्री में बनाओगे तो बहुत ज्यादा सिंदूर लेना पड़ेगा, तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग O2 से ही बना लेते हैं। हाँ देखो, कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट, हाँ कैटलिस्ट पहले तो इन्वॉल्व नहीं होता, दूसरा कैटलिस्ट की एक लिटिल अमाउंट ही सफिशिएंट होती है। मतलब यहाँ पे CuCl2 ऐसा नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलाना होगा, मतलब रेशियो वाइज बहुत कम ऐड करना पड़ेगा। और एक बार शुरुआत में जितना ले लिया हम लोगों ने उतना ही जब तक ये रिएक्शन होती रहेगी, है ना, आप HClO2 बढ़ाते जाओ अमाउंट वाइज, CuCl2 की उतनी ही अमाउंट रिएक्शन को रेट को बढ़ाती रहेगी। ठीक है, तो उसमें कॉस्ट कैटलिस्ट के अमाउंट पे कॉस्ट वैसे भी डिपेंड नहीं करती, इसलिए। ठीक है, अब इसमें से रेड लेड है, रेड लेड का रिएक्शन HCl से कराते हैं। तो अगर आपको केवल इतना भी बेसिक इंफॉर्मेशन है कि रेड लेड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अच्छा कोई पूछे रेड लेड क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रीजन, तो देखो रेड लेड का जो रियल कंपोजिशन है, करेक्ट कंपोजिशन वो ये होता है PbO डॉट PbO2 ऐसे लिखा जाता है ना, ये करेक्ट फॉर्मूला है रेड लेड का। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको लिख के ऐसे ही दिया जाएगा Pb3O4 के फॉर्म में। अब इसमें देखो, इसमें कुछ लेड बैठे हुए हैं 2 ऑक्सीडेशन नंबर में और कुछ बैठे हुए 4 में, और आपने 11th क्लास में सभी ने पढ़ा है कि लेड की कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है, कौन सी, +2, बहुत बढ़िया। लेड की 2 ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा स्टेबल 4 से। इसका रीजन भी पढ़ा होगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, किस वजह से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड की लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, अचित ने बता दिया, देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो लेड की लोअर ऑक्सीडेशन नंबर बहुत स्टेबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेड 4 में बैठा हुआ है वो जब HCl से रिएक्ट करेगा तो वो 2 में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि वो अपनी अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में वैसे भी 2 में जाने के लिए तड़प रहा है, तो वो 4 से 2 में जाने लगेगा, मतलब खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। और अगर लेड खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज में बिहेव करता है। इसलिए अब बना दो प्रोडक्ट, देखो ये HCl को ऑक्सीडाइज करेगा, HCl-1 से किस में जाएगा, 0 में जाएगा, 0, मतलब यहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, Cl2। और लेड जितना भी 4 में है वो सारा का सारा किस में जाएगा, 2 में, और जो 2 में है वो तो 2 में ही रिटेन रहेगा, वो क्यों रिड्यूस होगा, मतलब प्रोडक्ट साइड सारा लेड 2 ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा, और इसके साथ क्या अटैच करा दे, क्लोराइड आयन, कुछ क्लोराइड आयन इसके साथ जुड़ के क्या बना देंगे, PbCl2। तो लेड का जो कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट साइड वो बनेगा PbCl2 प्लस क्लोरीन गैस प्लस वाटर, लेड है ना, लेड रिड्यूस होके आ रहा है बेटा, तो HCl को इसलिए ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक, क्लियर होगी बात, सही हो। अब इसके बाद KMnO4 वाली भी देख लो भाई, KMnO4 प्लस HCl, तो भाई KMnO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई जगह आपको मिलेगा, अलग अलग कंडीशन में मिलेगा, कहीं कोल्ड डाइल्यूट के फॉर्म में मिलेगा, बेयर सीधे बोलेंगे, कहीं हॉट एंड कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिलेगा, तो ये इसके बहुत सारे रूप हैं। यहाँ पे KMnO4 HCl को करेगा ऑक्सीडाइज, है ना, किसमें, Cl2 में, उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में, और खुद बताओ किसमें, MnCl2, यहाँ MnCl2, बहुत बढ़िया, क्योंकि Mn की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर 2 होती है एसिडिक मीडियम में, है ना, HCl एसिडी है, तो ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पे MnCl2 बनना तय है,
ठीक है। Mn आयन क्लोराइड Mn2 प्लस आयन मैग्नस आयन क्लोराइड आयन के साथ मिलके MnCl2 बना देगा। स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2 में, और क्लोराइड आयन जाएगा Cl2 में, क्लोरीन गैस प्लस KCl प्लस वाटर। के का कुछ होना नहीं है, के तो हमेशा प्लस, मतलब एल्कली मेटल तो फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर होती है, +1 में रहेगा, और ये कुछ एनायन क्लोराइड आयन के साथ मिलकर सॉल्ट बना देगा KCl। ठीक है, बोलो भाई, है ना। तो ये मेथड हो गए किसके, क्लोरीन के, है ना। अब आ जाओ ब्रोमीन, मेथड ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, देखो ब्रोमीन के जो मेथड है वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, क्लोरीन से ही सिमिलर टाइप के मेथड है। देखो इसका पहला मेथड है NaBr, जैसे आपने सोडियम का ब्रोमाइड ले लिया, या पोटेशियम का ब्रोमाइड ले लो, या कैल्शियम का ब्रोमाइड। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल का आप ब्रोमाइड ले लो, ठीक है, सॉल्ट के फॉर्म में, और उसमें MnO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो। तो यहाँ पे लॉजिक सेम वही है। देखो MnO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे ही MnO2 में आप एसिड मिलाओगे तो Mn2 से 4 में जाना चाहेगा, तो जैसे ही आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना शुरू भी करेंगे तो Mn रिड्यूस होना शुरू कर जाएंगे, है ना। Mn4 से 2 में जाने लगेगा, तो वो सामने वालों का क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो रहा है तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब इनमें जो ब्रोमाइड आयन है वही हो सकते हैं ऑक्सीडाइज, क्योंकि एल्कली मेटल तो अपनी फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर में रहेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल वो भी फिक्स में रहेंगे। तो ब्रोमाइड -1 में बैठे हुए, ये सब किस में जाएंगे, Br2 में। तो ब्रोमाइड आयन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाने लगेंगे, Br2। ठीक है, बाकी सब लिखा ही हुआ है। Mn2 प्लस में चला जाएगा तो MnSO4 बन जाएगा, वाटर और सोडियम एंड सल्फेट आयन के साथ मिलकर MnSO4 बना। ठीक है, बाकी प्रोडक्ट तो आप इसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हो, प्रेडिक्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, एक ये लॉजिक यहाँ बताया हुआ है, ये आगे अभी लगेगा कई जगह, ये लॉजिक को समझ लीजिए कि कभी कोई हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्पेशली इन तीनों के लिए ये एप्लीकेबल है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में कोई भी हैलोजन में अगर हम लोग बेस मिलाने लगे, मतलब मीडियम बेसिक कर देंगे, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। ठीक है, ये हम लोग ने थोड़ा पढ़ा भी था लास्ट क्लास में, और ये डिस्प्रोपोर्शनेट होके, देखो ये सब जीरो में बैठे हुए हैं, तो जीरो में बैठे बेसिक, हाँ लेकिन बेस स्ट्रांगली बेस होना चाहिए, मतलब एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करेंगे ज्यादातर, तो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट हो गए, जीरो से एक बार -1 में जाएंगे, ठीक है, और एक बार ऑक्सीडाइज होके हैलोजन +5 में जाएगा, यहाँ पे इसमें ये बनेगा XO3 में, हैलेट आयन बोलते हैं इसको, है ना। हॉट एंड कंसंट्रेट कंडीशन में हो जाएगा हैलेट आयन और प्लस वाटर। ठीक, क्लियर। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, अभी कुछ जगहों पे लगेगा ये, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको X- आयन दे दिए जाए और X हैलेट आयन का मिक्सचर दे दिया जाए और इसमें आप एसिड ऐड करना शुरू कर दें, तो वही रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, क्योंकि हैलोजन बेसिक मीडियम में हैलाइड और हैलेट में जाते हैं, और एसिडिक मीडियम में वो हैलाइड और हैलेट आपस में रिएक्ट करके उल्टा हैलोजन का फॉर्मेशन करने लगे, H2 में जाने लगे। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी करा सकते हैं, है ना, अगर हम लोग उसमें एसिड ऐड करना शुरू कर दें। मतलब एक बार अगर रिएक्शन हो जाए, फिर उससे बेस हटा दें हम लोग बीकर से, और उल्टा एसिड मिलाना शुरू कर दें, तो जो X- और XO3- बने हैं वो एसिडिक मीडियम में वापस किसमें कन्वर्ट होने लगेंगे, H2। बोलो भाई, ये चमक रहा है कि नहीं चमक रही है ना। ऐसे सिंपल बात है, लेकिन इसको समझ लीजिए, बहुत ज्यादा उसमें याद नहीं करना पड़ेगा, कई जगह ये लॉजिक आपके बड़ी हेल्प करेगा। अब देखो इसका जो सेकंड मेथड है ब्रोमीन का, वो कॉमर्शियल मेथड है। ये हम लोगों ने शुरुआत में बात किया था कि ब्रोमीन जो है ना वो ज्यादातर आपको सी वाटर से मिलता है, सी वाटर में कुछ सॉल्ट मिलते हैं
सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम ब्रोमेट, ब्रोमीन जो होता है वो ब्रोमाइड और ब्रोमेट के सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है सी वाटर। तो सी वाटर से स्पेशली हम लोग ब्रोमाइड और ब्रोमेट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना। सी वाटर से ब्रोमाइड और ब्रोमेट को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इनको ब्रोमाइड और ब्रोमेट को क्या मिक्सचर जो है लेते हैं, इसमें कुछ टैंक लेते हैं, इनमें ब्रोमाइड ब्रोमेट के मिक्सचर को डाल देते हैं और इसमें एसिड ऐड करना शुरू कर देते हैं। एसिड में ज्यादातर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेट HCl को यूज किया जाता है। तो देखो जैसे ही आप ब्रोमाइड आयन और ब्रोमेट आयन के सॉल्ट का मिक्सचर ले रहे हैं और मीडियम एसिडिक कर रहे हैं, तो ये ब्रोमाइड आयन और ब्रोमेट आयन रिएक्ट करके क्या बनाने लगेंगे, Br2। वही रिएक्शन जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस की वही बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी, ठीक है। तो ये ब्रोमाइड आयन, यहाँ से ब्रोमाइड आयन, यहाँ से ब्रोमेट आयन, मीडियम एसिडिक मिल गया तो क्या बनने लगेगा, Br2। बोलो भाई। यस। तो इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में Br2 लिखना है आपको, या फिर यही रिएक्शन आयनिक फॉर्म में भी हो सकता है आपको लिख के दे दी जाए, क्योंकि देखो ये सब एल्कली मेटल जो होते हैं स्पेक्टेटर आयन होते हैं, मतलब ये कभी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं करते कि कहीं भी बैठेगा +1 में बैठेगा। तो इनको आप हटाते जाओ, आयनाइज Na को हटाते जाओ इसमें, तो Na+ हट गया, बचा क्या, ब्रोमाइड है। NaBrO3 से Na हटा दो, केवल आयन आयन लिखो, एनायन, है ना, सोडियम हटाते जाओ। और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आयन स्पेक्टेटर आयन है क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीजन, इसको भी हटा दो तो बचे H+ आयन। तो बनेगा क्या, Br2 और प्लस यहाँ सोडियम हटाई दो, इसमें तो सोडियम सल्फेट दोनों ही हटा दो, दोनों स्पेक्टेटर आयन, तो बना वाटर। तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ब्रोमाइड आयन या इस फॉर्म में आपको लिख के दिया जा सकता है, ब्रोमाइड आयन प्लस ब्रोमेट आयन प्लस H+ आयन जैसे Br2+, ठीक है। वो बात समझ आ रही? यस। यस सर। तो ये नोट कर लिए आप लोग। तो मेन दो ही मेथड है, एक तो MnO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर में एल्कली मेटल के ब्रोमाइड या एल्कलाइन अर्थ मेटल के ब्रोमाइड मिला दीजिए, है ना, ये वाले तो ब्रोमीन मिल जाएगा। या सी वाटर से हम लोग ब्रोमाइड और ब्रोमेट के सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसमें एसिड मिलाना शुरू कर देंगे, तो ब्रोमाइड आयन ब्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में Br2 का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली जनरल इक्वेशन में ध्यान रखना, ठीक है। इसमें हेलोजन ब्रोमाइड की जगह आयोडाइड भी हो सकता है, अभी आगे आयोडीन में वही वाली रिएक्शन काम आएगी, ठीक है। हाँ बताओ बेटा। स्पेक्टेटर आयन क्या होते हैं? देखो स्पेक्टेटर आयन उन आयन एनायंस या कटायन को बोलते हैं जो किसी रिएक्शन में ना तो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं ना रिड्यूस हो रहे होते हैं, है ना, जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं आ रहा होता है ना। जैसे एल्कली मेटल कभी भी ऑक्सीडाइज रिड्यूस होते हुए दिखाई नहीं देंगे क्योंकि उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, फिक्स होती है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ऐसे ही सल्फेट आयन पे हमेशा -2 ही का चार्ज होगा, तो सल्फेट आयन भी एक तरह से देखा जाता है कि स्पेक्टेटर आयन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट हेलोजन में चौथा हेलोजन है आयोडीन। आयोडीन के सोर्स प्रकृति में बहुत कम है, नेचर में आयोडीन के नेचुरल सोर्स की बात करें बहुत रेयरेस्ट सोर्स देखे जाते हैं, ठीक है। इसका जो सबसे मेन सोर्स है वो कलीचे के फॉर्म में मिलता है। अभी कहोगे कलीचा क्या है, ठीक है। कलीचा क्रूड फॉर्म ऑफ चिली सॉल्टपीटर, है ना, चिली सॉल्टपीटर की इम्प्योर फॉर्म को बोलते हैं। क्रूड मतलब कि उसमें इम्प्योरिटी है ना। हाँ, क्रिस्टलाइन फॉर्म में चिली सॉल्टपीटर होगा और इम्प्योरिटी एसोसिएटेड, ऐसे समझ लो, इम्प्योरिटी एसोसिएटेड चिली सॉल्टपीटर। तो कॉमन नेम है कलीचे, इसको क्या बोलते हैं, कलीचे। कहीं लिखा हो कलीचे समझ जाइएगा, कलीचा किसको बोल रहे हैं, क्रूड फॉर्म ऑफ चिली सॉल्टपीटर। अच्छा, चिली सॉल्टपीटर किसको होता है, चिली सॉल्टपीटर होता है सोडियम नाइट्रेट,
है ना, लेकिन ये प्योर नहीं है, कलीचा उसका इम्प्योर फॉर्म है। तो इसमें जो इम्प्योरिटी है बेटा, इसमें जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी किसकी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इम्प्योरिटी सोडियम आयोडेट और सोडियम पर आयोडेट की इम्प्योरिटी, बहुत ज्यादा नहीं है। देखो परसेंटेज में दिया 0.2% होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए कि 100 ग्राम आप कलीचा निकालेंगे, 100 ग्राम चिली सैंड मीटर लेंगे तो 2 ग्राम उसमें केवल क्या होगा, सोडियम आयोडेट और सोडियम पर आयोडेट, ठीक है। 0.2%, काफी कम है। लेकिन आयोडीन के सोर्स बहुत लिमिटेड है, इतना मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है ना। नेचुरल सोर्स में ये बहुत मैक्सिमम परसेंटेज है, अदर सोर्स में तो और भी कम मिलता है मतलब आयोडीन। तो ये जो चिली सॉल्ट पीटर होता है ये हम लोग सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इससे अच्छा ये जो सोडियम नाइट्रेट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। अच्छा, मेटल के नाइट्रेट सारे पानी में सॉल्युबल होते हैं, ऑल मेटल नाइट्रेट और वाटर सॉल्युबल। लेकिन जो आयोडेट पर आयोडेट ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें चिली सॉल्ट पीटर मिलता है उसको फिल्टर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। या उसको अगर वो उस फॉर्म में मिल रहा है, क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो उसको पानी में डिसॉल्व करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेन वो जो मिलता है एक्सट्रैक्शन के फॉर्म में वो सॉलिड पाउडर के फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो उसमें जो सोडियम नाइट्रेट होता है वो तो पानी में सॉल्युबल होने लगता है, लेकिन जो आयोडेट और पर आयोडेट है ये पानी में नहीं सॉल्व होता है। फिर हम लोग फिल्टर कर देते हैं, फिल्टर करने पे फिल्टरेट में सारा नाइट्रेट आ जाता है, सोडियम नाइट्रेट, है ना, फिल्टरेट में। और रेसिड्यू में क्या आ जाता है, सोडियम आयोडेट और पर आयोडेट, है ना। रेसिड्यू मतलब इनसॉल्युबल पार्ट, लेकिन यहाँ हमारे मतलब का रेसिड्यू है, ठीक है। आयोडीन इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमारे मतलब का रेसिड्यू, लोग क्या करते हैं, ये रेसिड्यू को निकाल देते हैं, रेसिड्यू को निकाल के इसको थोड़ा धूप में सुखाते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा सा सुखाना पड़ता है इसको, क्योंकि मॉइस्चर भी होता है इसमें काफी कुछ। धूप में सुखा लेते हैं, इसका कलर ब्राउन हो जाता है और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा NaI के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा करने की क्या जरूरत है, ये आप थोड़ा सा समझ रहे होंगे कि जैसे आप इसमें NaI मिलाएंगे, NaI, ठीक है, और ये सोडियम आयोडेट, तो NaI से कौन से आयन आने लगेंगे, I माइनस, आयोडेट से IO3 माइनस, और सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर रहे हैं तो इससे एसिडिक, मीडियम एसिडिक हो जाएगा। तो आयोडाइड पर आयोडेट और ये आयोडाइड आयन I माइनस और IO3 माइनस एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएंगे, इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे I2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिलने लगेगा, आयोडीन। आयोडीन यहाँ पे क्रिस्टल के फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म, इस रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर ये पर आयोडेट का क्या हुआ, तो देखो जो रिएक्शन आयोडेट और I माइनस की होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन वाली रिएक्शन की, रिवर्स रिएक्शन, वही पर आयोडेट और I माइनस की होती है। इसका मतलब जो पर आयोडेट भी होगा थोड़ा बहुत उसमें, ठीक है, और I माइनस पर आयोडेट से भी सिमिलर मैनर में रिएक्ट करेगा, मीडियम एसिडिक है, अल्टीमेटली यहाँ से I और यहाँ से I अल्टीमेटली I2 में जाए, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में एसिडिक मीडियम में वो 0 में ही जाएंगे। इसका मतलब जो आयोडेट है उससे भी I2 मिलेगा और जो पर आयोडेट है उससे भी I2 मिलेगा, अल्टीमेटली आयोडीन आपको ठीक ठाक अमाउंट में जो भी 0.2% है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आई, कलीचे से कैसे बना है? हाँ, क्या हो गया अचित, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा पूरा? सर कलीचे में सर हाँ, कलीचे में क्या, सर कलीचे में NaNO3 NaIO3 NaIO4 होते हैं सर, इसके अलावा और कुछ भी होता है सर? नहीं नहीं, दो ही होते हैं कलीचे में, NaI
और NaIO3 और NaI4 का ही मिक्सचर होता है मेन। उसमें NaNO3 ऐड करते हैं। अच्छा क्या करो, कलीचे की बात पूछ रहे हो? यस कलीचा जो है वो चिली सॉल्ट पीटर का क्रूड फॉर्म, ठीक है। चिली सॉल्ट पीटर मतलब क्या हो गया? सोडियम नाइट्रेट। क्रूड फॉर्म मतलब इम्प्यूरिटी। अब इसमें जो इम्प्यूरिटी होती है वो सोडियम आयोडेट और पर आयोडेट। तो इसका मतलब जो कलीचा है, अगर कलीचे का कंपोजिशन कभी पूछा जाए तो उसमें सोडियम नाइट्रेट भी है, NaIO3 भी है और NaIO4 भी है। तीनों का मिक्सचर है कलीचा, है ना? इसको मिला के बोल रहे हैं कलीचा। यस ठीक ठीक, क्लियर? यस तो ये कलीचा हो गया हमारा, ठीक है। एक ऐसा ही मेथड है सीवीड्स। सीवीड्स से भी आयोडीन हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सीवीड्स आपको उस दिन बताया था, समुद्री शैवाल होते हैं ये सी वाटर के अंदर ग्रीन कलर के कुछ प्लांट होते हैं जिनको फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती है। अब उसमें क्या मैकेनिज्म होती है इतनी बायो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसमें ये सीवीड्स लेमिनेरिया डिजिटाटा स्पेसीज के होते हैं। लेमिनेरिया डिजिटाटा, लेमिनेरिया स्टेनोफिला करके कुछ होते हैं, बस इतना लेमिनेरिया बस ध्यान रखना आप लोग। तो वो हम लोग सीवीड्स निकाल लेते हैं। वो प्लांट होते हैं, उनको पहले वही बात है थोड़ा सा धूप में सुखाते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सनलाइट में सुखाते हैं। उनके पौधे जो होते हैं वो सूख के बिल्कुल वैसे हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे किसी पेड़ की पत्ती को अगर धूप में सुखाओ तो वैसे नहीं हो जाएगी कि उसको आप हाथ में लो तो भुरभुर भुरभुर हो जाएगी, है ना? बात समझ में आई? हाँ, पापड़ टाइप का। तो उनके जो सूखा हुआ प्लांट होता है उसको पीस देते हैं, उनकी पत्तियों को बिल्कुल पीस वास देते हैं। तो उसमें जो आयोडीन होता है वो ज्यादा नहीं, 0.5% आयोडीन मिल जाता है, लेकिन सीवीड्स में थोड़ा ज्यादा मिलता है, कलीचे से ज्यादा होता है सीवीड में आयोडीन, ठीक है। और वो आयोडीन NaI के फॉर्म में होता है, आयोडीन NaI के फॉर्म में होता है उसमें, ठीक है। उसमें आयोडीन, सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड भी थोड़ा बहुत उसमें प्रेजेंट होता है। तो वो जो NaI या KI के फॉर्म में मिल रहा है हमें आयोडीन, उसमें हम लोग MnO2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मतलब बड़े बड़े कढ़ाई लेते हैं। पहले वो जो पाउडर है प्लांट का जो पीस के आपने तैयार किया है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है काफी कुछ परसेंट में, है ना, उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड और MnO2 का मिक्सचर ऐड करने लगते हैं। और ये दोनों भैया क्या है, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइज, MnO2 एसिडिक मीडियम में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग होता है क्योंकि वो 4 से 2 में जाने लगता है, रिड्यूस होने लगता है और I- को साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज करेगा I2 में। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होने वाली है, I- ऑक्सीडाइज होने लगेंगे I2 में और Mn4 ऑक्सीडेशन नंबर में से 2 में जाने लगेगा क्योंकि मीडियम एसिडिक है, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें I2 प्लस MnSO4 प्लस सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। तो ये दो ही मेथड है, बहुत ज्यादा मेथड नहीं है। एक सीवीड से बना सकते हैं हम लोग, सीवीड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आयोडीन, दूसरा कलीचे से है। दूसरा एक मेथड क्या है, कलीचे से भी निकाल सकते हैं आयोडीन, ठीक है। यस क्लियर? अब देखो आयोडीन की एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है, वैसे तो ये हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ते हैं लेकिन हम लोग उल्टा पढ़ रहे हैं। वैसे तो पहले नाइट्रोजन फैमिली आती है बाद में हेलोजन फैमिली आती है, लेकिन हम लोग पहले 17 पढ़ रहे हैं बाद में 15 पढ़ रहे हैं, तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। वैसे तो ये नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ेंगे हम लोग। आयोडीन की रिएक्शन काफी पॉपुलर रिएक्शन है। अगर कभी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ पूछ दी जाए आपसे, ठीक है, कि क्या बनेगा, तो देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा क्योंकि नाइट्रोजन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर बैठा है,
ये तो केवल रिड्यूस हो सकता है, और कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड तो वाकई में बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, आयोडीन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और वो आयोडीन को अच्छा आप लोगों को ये शायद लास्ट क्लास में आया है कि नहीं मुझे याद नहीं, हेलोजन की वैसे तो मोस्ट स्टेबल 0 होती है, लेकिन 0 के बाद सेकंड नंबर में मोस्ट स्टेबल कौन सी होती है? -1 -1 देखो इस बात को +1 थोड़ा सा समझ लिया जाए, क्योंकि शायद ये डिटेल में बात ना हुई हो, थोड़ी जगह की कमी है मेरे पास, तो लिख लीजिए इस बात को। हेलोजन की मोस्ट स्टेबल चलो ठीक है 0 है, लेकिन अगर हेलोजन हमारा क्लोरीन है, ठीक है, ब्रोमीन है, तो इन दोनों की मोस्ट स्टेबल वैसे तो 0 है, ठीक है, लेकिन सेकंड मोस्ट स्टेबल +7 सबसे हाईएस्ट है। अगर ऑक्सीडाइज होके जाएंगे, देखो ये भी देख लेना कि ऑक्सीडाइज होने की बात हो रही है कि रिड्यूस होने की बात हो रही है। अगर ऑक्सीडाइज होने की बात हो रही है तो मोस्ट सेकंड मोस्ट स्टेबल +7 एज पॉसिबल है, वो 7 में रहना चाहेंगे, है ना। और थर्ड मोस्ट स्टेबल +5 है, अगर है ना 7 के बाद वो 5 में रहते हैं, ये रिलेटिवली है थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अगर रिड्यूस होके जा रहे हैं, ये भी देख लेना कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो तो तुम उसको +7 में लिए जा रहे हो, जबरदस्ती ऑक्सीडाइज करा जा रहे हो। लेकिन अगर सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है तो फिर -1 है। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला क्या है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। वैसे वो नॉर्मली 0 में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के साथ, तो 7 में जाएंगे। अगर कोई मॉडरेट टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो 5 में ही बता देगा उसको, मतलब 5 में ही रिएक्शन रुक जाएगी, 7 तक नहीं ले जा पाएगा वो। और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन होगी तो हेलोजन 0 से -1 में जाएंगे। मैक्सिमम रिएक्शंस में ये चीज आप देखने को मिलेगी आपको आगे। आयोडीन के लिए थोड़ा सा कहानी अलग है। आयोडीन की मोस्ट स्टेबल 0 है, लेकिन सेकंड मोस्ट स्टेबल वो 5 है। आयोडीन 7 में नहीं जाएगा, मतलब आयोडीन की 7 5 से लेस स्टेबल है। कहने का मतलब ये है कि 5 7 से मोर स्टेबल है, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन में 7 5 से आएगी। इसका मतलब अगर कोई दमदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो वो 7 में नहीं ले जाएगा ना, उसको 5 में ही ले जा पाएगा। रिलेटिवली 7 5 से लेस स्टेबल। और रिड्यूस करेगा तो माइनस, देखो रिड्यूस करेगा तो 0 के बाद -1 ही बचती है, हेलोजन की मिनिमम -1 ही होती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करेगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो 5 में रहना चाहेगा। ये थोड़ा सा लॉजिक आपको अगर पता होगा तो रिएक्शंस में कई बार होता है कि आपको पूरी रिएक्शन नहीं पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, केवल मेन प्रोडक्ट पूछा जाता है, और मेन प्रोडक्ट इन लॉजिक से ही हो जाते हैं, पूरी रिएक्शन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ पे ये चीज आपको अगर पता है तो बहुत आसानी से आप आंसर लिख सकते हैं। देखो फ्लोरीन वेरिएबल शो नहीं करता है, ये फ्लोरीन के लिए तो हम लोग बोल भी नहीं सकते। फ्लोरीन नेवर शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन या तो 0 में रहेगा या -1 में। फ्लोरीन इसीलिए कभी फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, 0 से +1 +3 +5 +7 में नहीं जाता। तो फ्लोरीन की कहानी बहुत लिमिटेड है, 0 और -1 में ही बनाएगा वो, ठीक है, ठीक है। यस। अच्छा अब आयोडीन की एक्शन देखो, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो क्या करेगा, आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा। और HNO3 सही बोला जाए तो कंसंट्रेट HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अभी हम लोग जब नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे तो नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन आप देखेंगे कि ये इतना अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है, ये जितने भी मेटल है पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट सभी को कर देता है ऑक्सीडाइज, यहाँ तक कि गोल्ड प्लेटिनम जिनको हम लोग नोबेल मेटल बोलते हैं ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से, जबकि आसानी से गोल्ड प्लेटिनम ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इनको नहीं करता ऑक्सीडाइज,
ठीक है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। तो नाइट्रिक एसिड आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा, लेकिन उसकी हाईएस्ट उसकी किस ऑक्सीडेशन नंबर में ले जाएगा? +5। आयोडीन की मोस्ट स्टेबल 5 है, बस यही थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है ना। हाँ, वो एक्वारेजिया के साथ होती रिएक्शन, सही कह रहे हो, है ना। डायरेक्ट नाइट्रिक एसिड नहीं करता है गोल्ड प्लेटिनम को, उसमें थोड़ा सा 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड 3 पार्ट HCl मिलाते हैं, तब वो गोल्ड को करता है ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो नाइट्रिक एसिड आयोडीन को बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगा। इसमें उसकी 3 ऑक्सीडेशन 5 ऑक्सीडेशन नंबर के ऑक्सी एसिड में, ठीक है, ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट करेगा नाइट्रोजन आयोडीन को उसके स्टेबल ऑक्सीडेशन वाले ऑक्सी एसिड में, इसको बोलेंगे आयोडिक एसिड, और खुद रिड्यूस हो जाएगा। नाइट्रोजन 5 से 4 में ही जाता है। वैसे ये आप लोगों को एक मैं ट्रिक बताता हूँ। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन में जब जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तब तब ये NO2 में जाता है। ये नाइट्रोजन फैमिली में एक रूल भी होता है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड अगर है और ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, वो तो चलो ठीक है, स्टेबल में जा रहा है, लेकिन खुद किस में जाएगा? खुद किस में जाएगा? NO2 में, मतलब 5 से 4 में जाएगा। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में NO2 का बनना तय होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी HiO3 NO2 प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो, एक ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 में भी हाल फिलहाल में आया हुआ है, ये एनटीए वाले पेपर का ही किसी सेट का होगा। क्या है क्वेश्चन? पढ़ो भाई, आप ही लोग बताओ। आयोडीन रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन 1 हो जाएगा। +5 राइट है ना, 5 ना, ठीक, बहुत ठीक है। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड आयोडीन से रिएक्ट कर रहा है, और आयोडीन का कह रहा है, बताओ आयोडीन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन वाई, तो भैया वाई आयोडिक एसिड ही बनेगा, और आयोडीन में आयोडिक एसिड में नाइट्रोजन आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर 5 होगी। तो अगर किसी को अगर ये रूल कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो हो सकता है, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन की स्टेबल 7 होती है, हो सकता है वो पर आयोडिक एसिड बना दे HiO4, लेकिन यहाँ पर आयोडिक एसिड नहीं बनेगा, आयोडिक एसिड बनेगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर क्लोरीन से रिएक्शन करा दी जाए, ब्रोमीन से करा दिया जाए, तो उसके पर एसिड बनने लगे थे, वो बनाएगा HCl4, ठीक है। लेकिन आयोडीन 5 में ही रह पाएगा, आयोडीन की स्टेप 5, इसलिए आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया 5, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो मेथड हो गए बेटा, हेलोजन के मेथड चारों मैंने बता दिए, ठीक, चारों हेलोजन के मेथड। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, हेलोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो हेलोजन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्शन विद पानी, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन क्या होती है। तो देखो, रिएक्टिविटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो चारों हेलोजन में सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सी गैस है? सबसे रिएक्टिव क्लोरीन। सेकंड नंबर में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे स्लोली रिएक्ट करती है ना। क्लोरीन सबसे फास्ट रेट से रिएक्ट करती है, तो आयोडीन सबसे स्लोली रिएक्ट करती है ना। करनी भी चाहिए, क्योंकि भैया सबसे बल्की होता है आयोडीन, सबसे बल्की होता है। I2 मॉलिक्यूल सबसे रिलेटिवली बल्की है, जितना बल्की है रेट ऑफ रिएक्शन वैसे ही कम होगा, ठीक है। तो ऐसे भी समझ सकते हो। अब इसमें देखो, पानी के साथ रिएक्शन में थोड़ा सा क्या हो गया भाई? अच्छे आर्यन, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? सर आपने भी बताया ना कि आयोडीन की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सर वो +5 होती है ना? आयोडीन की मोस्ट स्टेबल, यस सर। +5 ओके सर। मैसेज वाला किससे आएगा? जैसे ये इस बच्चे का मैसेज देखना है मुझे। अच्छा अच्छा, ये ऊपर वाला है। अच्छा, इसमें नीचे कोई मैसेज नहीं, मुझे लग रहा है यहाँ भी कुछ छुपा हुआ है। साइड में अगर नीचे करके देखो तो नहीं हो रहा है, ठीक ठीक। मुझे लग रहा है उधर भी नीचे भी कोई मैसेज पड़ा हुआ है। तो F2 प्लस देखो,
फ्लोरीन की रिएक्शन करें, अगर फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराएं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है और सबसे चारों हैलोजन में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाटर में जो ऑक्सीजन होता है वो -2 में होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। अच्छा, ऑक्सीजन -2 से जाएगा तो किसमें जाएगा, 0 में जाएगा, O2 डाइटॉनिक फॉर्म में जाना चाहेगा। वैसे भी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का सबसे स्टेबल एलोट्रोप O2 ही होता है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की सबसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल स्टेट O2 ही होती है। ठीक, तो ये बन गया रिएक्शन F2 प्लस पानी। तो F2 बेटा फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन जो है वो खुद तो रिड्यूस होगा है ना, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 0 में है तो -1 ही में जाएगा, तो खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और ऑक्सीजन -2 से 0 हो जाएगा। तो फ्लोरीन की रिएक्शन पानी से कराएंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन है, फ्लोरीन जाएगा HF में, वाटर जाएगा O2 में। ठीक है, लेकिन जो बाकी हैलोजन है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाटर के साथ बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे देते हैं। जैसे क्लोरीन को पानी के अंदर डाला तो क्लोरीन के अंदर क्लोरीन 0 में है, क्लोरीन माइनस में भी शो कर सकता है ऑक्सीडेशन नंबर और प्लस में भी शो कर सकता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें देखने को मिलती है। क्लोरीन के एक कुछ मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर -1 में जाने लगेंगे, पानी के अंदर डिस्प्रपोर्शनेट होगा क्लोरीन, और कुछ मॉलिक्यूल इसके ऑक्सीडाइज होंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि वाटर कोल्ड है कि डाइल्यूट है। तो वैसे अभी हम लोग मान रहे हैं कि कोल्ड और डाइल्यूट है ना। यहाँ पे पानी क्या है, कोल्ड डाइल्यूट। अगर कोल्ड डाइल्यूट है तो HOCl बनेगा, मतलब क्लोरीन +1 में ही रहेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन नंबर में नहीं जाएगा। हाँ, अगर वाटर हॉट ले लेंगे आप तो वो प्लस क्या बना देगा, हाँ HCl होती है ना, हाँ उसमें 5 में चला जाएगा। ठीक है, पानी में इतनी दम नहीं कि 7 में ले जाए। ठीक है, तो 7 में तो नहीं जा पाएगा, लेकिन हॉट वाटर में 5 में जरूर जा सकता है। खैर, यहाँ पे कोल्ड वाटर की बात कर रहे हैं हम लोग, लिख लेना। कोल्ड वाटर यहाँ लिखा नहीं हुआ है ना, यहाँ पे अब लिख लीजिएगा नॉर्मल वाटर है। जब कुछ नहीं लिखा था तो नॉर्मली मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, ब्रोमीन के साथ भी ऐसा ही होता है। ब्रोमीन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके डिस्प्रपोर्शनेट होता है। एक जाएगा -1 में HBr और ऑक्सीडाइज होके क्या बना देगा, HOBr, हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, अच्छा, आयोडीन जो होता है वो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्ट करता है। ऑल्दो ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है, ये भी HI और HOI बनता है, लेकिन ये रिएक्शन इतनी धीमे धीमे होता है कि ये HI और HOI को आपस में रिएक्ट करने का ठीक ठाक टाइम मिल जाता है, और ये दोनों रिएक्ट करके फिर से क्या बनाए रखते हैं, I2। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि HI यहाँ पे एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और उसको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, उसका फॉर्मेशन धीमे धीमे हो रहा है, तो वो टाइम पास करने के लिए अपने पड़ोसियों को ऑक्सीडाइज कर देता है। HOI को उसने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, तो रिड्यूस कर दिया, सॉरी HI रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगती है और बैकवर्ड रिएक्शन इसकी डोमिनेंट हो जाती है। तो इस रिएक्शन में बोलते हैं कि बहुत अच्छी यील्ड नहीं मिलती। आयोडीन प्लस पानी से अगर आप HOI बनाना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं मानी जाती। ठीक है, अच्छा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा ऐसा हैलोजन है जो वाटर के साथ रिवर्सिबल रिएक्शंस हो करता है, तो वो आयोडीन है। ये बहुत फेमस पॉपुलर क्वेश्चन, which of the following halogen shows reversible reaction in water, iodine. Which of the following halogen shows most fast reaction, yeah, fastly reacts with water? Which of the following halogen reacts fastly with water? तो वो फ्लोरीन फास्टली रिएक्ट क्लोरीन है ना। और फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं। हाँ, ये पूछा है कि बताओ which of the following halogen do not disproportionate with water, तो वो फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन में शो ही नहीं कर सकता। बाकी तीनों हैलोजन डिस्प्रोपोर्शनेट ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बस 2-3 बातें हैं जो हम लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट तो आसानी से बना सकते हैं। फिर इसके बाद अगली रिएक्शन है एक्सोन अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन हैलोजन के साथ। तो देखो, पहले हम लोग फ्लोरीन के साथ करा रहे हैं। ठीक है,
फ्लोरीन अमोनिया से रिएक्ट करता है। फ्लोरीन एक बहुत दमदार पावरफुल क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फ्लोरीन हैलोजनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। अमोनिया के दिल से पूछो, अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है। अमोनिया में नाइट्रोजन -3 में बटा मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर वाले तो क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए तो हो क्या रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होना तय है। दोनों एक दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे। फ्लोरीन अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेगा और अमोनिया ऑक्सीडाइज होके प्रोडक्ट बना देगा। अब ये बताओ कि नाइट्रोजन -3 से किस में जाना चाहेगा, किस ऑक्सीडेशन में? जीरो है ना। आप ऐसे समझ सकते हो कि नाइट्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रोप नेचर में सबसे ज्यादा थर्मोडायनामिकली स्टेबल है? N2 है ना। एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही मिलती है गैस के रूप में, Yes. है ना? तो इसका मतलब नाइट्रोजन की भी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए तो N2 ही है, 0 में जाएगा, N2 गैस बनेगी। और फ्लोरीन का तो सीधी बात है, 0 में बैठा है, -1 में जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। फ्लोरीन 0 से -1 में ही जाएगा। अब उसके साथ H+ आयन और चिपक जाएंगे तो क्या बन जाएगा, HF। तो बन गया भाई HF, है ना। क्लोरीन प्लस ब्रोमीन, अच्छा क्लोरीन और ब्रोमीन, तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्लोरीन ले लो चाहे ब्रोमीन ले लो, दोनों एक ही कहानी। क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन जब हम लोग अमोनिया से कराते हैं तो दो अलग अलग कंडीशन में देखी जाती है। एक कंडीशन है जिसमें अमोनिया एक्सेस में ले रहे हैं, एक कंडीशन है इसमें क्लोरीन एक्सेस में ले रहे हैं, वो दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा, है। अब देखो थोड़ा सा उसको समझ के कर लीजिएगा तो आसान रहेगा आपके लिए। अमोनिया जब एक्सेस में है, ठीक है, अमोनिया का नेचर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, और अमोनिया आपने ले लिया एक्सेस में, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का नेचर डोमिनेंट है और क्लोरीन एक ठीक ठाक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होना तय है। तो अमोनिया क्लोरीन को रिड्यूस करने लगेगी -1 में, मतलब HCl बनने लगेगा, और अमोनिया खुद क्या होगी, ऑक्सीडाइज, है ना। अमोनिया -3 से अगर ऑक्सीडाइज होगी तो क्या बनाएगी, N2। ये रिएक्शन जैसे फ्लोरीन में हो रही थी वैसी ही है, ठीक है। जब अमोनिया एक्सेस में है तो सिमिलर रिएक्शन लग रही है देखने में, N2 + HCl। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनिया एक्सेस में बेस मैक्स, मतलब कि Lr, अच्छा इसकी रिएक्शन में, अच्छा Lr कौन है अमोनिया क्लोरीन में, अगर अमोनिया एक्सेस में NH4 नहीं, Lr मतलब लिमिटिंग रीजन, इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन क्लोरीन है ना। तो इसका मतलब क्लोरीन पूरा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अमोनिया थोड़ी बच जाएगी। तो वो जो बची हुई अमोनिया है, अमोनिया बेस होती है, एसिड जो बन रहा है HCl एसिड है, तो यहाँ पे एक साइड रिएक्शन चलेगी, एसिड बेस रिएक्शन, बची हुई अमोनिया HCl से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगी। तो यहाँ पे HCl बनना चाहिए लेकिन वो बनते ही रिएक्ट करने लगेगा अमोनिया के साथ, है ना, क्योंकि अमोनिया एक्सेस में कुछ तो मोल उसके पड़े ही होंगे। तो जैसे ही अमोनिया बनेगा, जैसे HCl बनेगा वो अमोनिया से करके सॉल्ट बना देगा, अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें प्रोडक्ट बन गए N2 + अमोनियम क्लोराइड, फाइनल प्रोडक्ट इसे मानना पड़ेगा अमोनियम क्लोराइड, है ना, क्योंकि HCl बनते ही रिएक्ट कर जाएगा। बोलो भाई, इतनी बात आई समझ? इसमें अमोनिया एक्सेस। अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन, इसमें क्लोरीन एक्सेस में। अब क्लोरीन जब एक्सेस में है तो और अमोनिया से रिएक्शन करा रहे, अमोनिया है लिमिटिंग एजेंट है, तो अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर डोमिनेंट नहीं हो पाएगा, और ये रिएक्शन लगभग वैसी देखने को मिलती है जैसे हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग कराते हैं। हाइड्रोकार्बन में याद करो जैसे मेथेन है, मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन से करा दे और क्लोरीन ले लें एक्सेस में, बताओ क्या होता है, CCl4, सनलाइट की प्रेजेंस में CCl4 बनने लगता है। तो इसमें क्या होता था,
कि पहले फ्री रेडिकल्स बनते थे, होमोलिटिक फिजन होता था, क्लोरीन रेडिकल बनाता था और वो रेडिकल ताबड़तोड़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते थे, एक एक करके H हटाते थे, पहले बनेगा CH3Cl, फिर एक मोल रेडिकल आएगा वो बना देगा CH2Cl2, फिर एक मोल क्लोरोफॉर्म, लास्ट में अगर एक्सेस में ले रखा है तो मेजर प्रोडक्ट तो CCl4 ही बनता था, है ना, क्योंकि बीच वाले होने लगेंगे आगे वाले। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पे भी देखने मिलती है, क्लोरीन रेडिकल सेम मैकेनिज्म भी वही है, बस ये इनऑर्गेनिक में मैकेनिज्म ना कोई पूछता है ना कोई बताता है, ठीक है, बस मैं बता दूंगा अगर होगी तो आप मन की बातों से समझ लीजिए कि क्लोरीन यहाँ रेडिकल बनाएगा, अमोनिया के एक एक करके H हटा देगा, फाइनल प्रोडक्ट बताओ क्या बनना चाहिए, NCl3 बहुत बढ़िया, NCl3 प्लस 3 मोलर, सिर्फ तीन ही हाइड्रोजन है, तीनों रिप्लेस हो जाएंगे, NCl3 प्लस 3 मोलर Cl। और नाइट्रोजन के सभी हैलाइड बहुत अच्छे एक्सप्लोजिव है, NCl3 एक बहुत अच्छा एक्सप्लोजिव है, दीपावली आने वाली है, इसका हम लोग ये प्रेशर एक्सप्लोजिव होते हैं, देखो एक्सप्लोजिव दो तरह के होते हैं, होता है हीट करने पे एक्सप्लोड करते हैं, है ना, अब जैसे सीपो में आग लगाते हैं तब वो फटता है, और एक होते हैं दीपावली में पटकने वाले नहीं होते हैं, उसको बोल दमाम बोलता है, ठीक है, दीवार पे मारो वो छोटे छोटे आते हैं, है ना, तो ये प्रेशर एक्सप्लोजिव है, अगर इसको उठा के पटक दिया आपने तो एक्सप्लोड कर जाएगा, थोड़ी भी फ्रिक्शन वाले सरफेस पे मार दिया आपने तो फट जाता है NCl3, बहुत अच्छा एक्सप्लोजिव है। अब आते हैं आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं, आयोडीन की रिएक्शन अमोनिया से जब कराते हैं तो इसमें ध्यान रखते हैं कि आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है और अमोनिया अपने गैस फॉर्म में अगर ले तो बोलते हैं कोई रिएक्शन ही नहीं होती, अमोनिया गैसीय फॉर्म में आयोडीन से रिएक्ट ही नहीं करती, है ना, ये गैसीय अमोनिया प्लस आयोडीन कहीं लिखा हो तो नो रिएक्शन लिख दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फेस का मीनिंग भी है, जबकि ऊपर ऐसा नहीं है, ऊपर जो भी रिएक्शन हम लोग अमोनिया की पढ़ते हैं उसमें अमोनिया गैस ही है, ऊपर ये जैसे यहाँ पे अमोनिया गैस है और यहाँ अच्छा यहाँ पे अमोनिया भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और गैसे गैसे आसानी से रिएक्ट भी कर जाती है, ठीक है, यहाँ पे समस्या है कि अमोनिया आयोडीन से, आयोडीन सॉलिड है तो आयोडीन सॉलिड की गैस के साथ रिएक्शन नहीं हो पाती, नो रिएक्शन, लेकिन उसी अमोनिया को पानी में डिसॉल्व कर दें, उसका एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं और फिर उसमें आयोडीन ऐड करें तो रिएक्शन होती है, आयोडीन एक्सेस में ले रहे हैं तो ये सिमिलर वैसी रिएक्शन होगी जैसे क्लोरीन आप एक्सेस में ले रहे थे तो यहाँ पे रेडिकल बन के एक एक करके वो डिस्प्लेस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे थे, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ऐसे यहाँ भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या बनेगा बताओ भाई, Ni3 ठीक है, Ni3 बनेगा, ठीक है, लेकिन एक विडंबना की बात है कि Ni3 स्टेबल नहीं होता है, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि इससे आप हाँ अब इस मतलब Ni3 के क्रिस्टल्स पे आप हाँ उसके साथ जो तीन बड़े बड़े आयोडीन लगे हुए हैं उनके बीच में जबरदस्त लोन पेयर रिपल्सन होता रहता है, उनके क्रिस्टल पे अगर बोलते हैं एक छड़ से आप छड़ी से मार भी दोगे ना तो फट जाएंगे इनके क्रिस्टल पे, ब्लास्ट कर देंगे, तो Ni3 बनता है लेकिन वो अमोनिया के साथ डॉट प्रोडक्ट बना के स्टेबल हो जाता है, ओनली Ni3 अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ पे ओनली Ni3 नहीं बनता है, Ni3 अमोनिया के एक मॉलिक्यूल के साथ डॉट प्रोडक्ट बना देता है Ni3.NS और केवल Ni3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन Ni3.NS3 एग्जिस्ट तो करता है लेकिन होता बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है ना, ये भी एक्सप्लोजिव ही है, ये इससे भी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजिव, Ni3.NS3 जो है वो NCl3 से ज्यादा एक्सप्लोजिव है, देखो इसमें लिखा हुआ है, अगर इसमें थोड़ा भी हाई प्रेशर डेवलप कर दिया जाए, इनके क्रिस्टल के ऊपर थोड़ा भी हाई प्रेशर दिया जाए तो N2 अलग हो जाती है, आयोडीन की रेडिश ब्राउन वेपर अलग हो जाती है, मतलब दो गैसें एक साथ निकलती हैं, काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो अभी दो यहाँ पे आयोडीन वेपर के फॉर्म में निकलती है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर की वेपर होती है, ठीक है, तो N2 अलग, I2 अलग, अमोनियम आयोडाइड अलग, इस तरह से वो एक्सप्लोड हो जाता है, थोड़ा भी प्रेशर लगाते हैं जब इसके क्रिस्टल पे तो N2 I2 प्लस अमोनियम आयोडाइड
के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। हाँ NH2 चार ही बना रहे हैं, वो आयनिक है ना। देखो ये कंपाउंड आयनिक है, ये ऐसे NH4 आयनिक है। अब इसके स्ट्रक्चर में देखो तो N चार ही नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 4 ही होती है मैक्सिमम, ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो। नाइट्रोजन 5वां बॉन्ड बना ही नहीं रहा, वो आयनिक बॉन्ड से मतलब I माइनस के साथ वो आयनिक बॉन्ड से। जैसे अमोनियम क्लोराइड है, तो अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना रहा है, अमोनियम आयन अलग है, क्लोराइड अलग है, और अमोनियम आयन में नाइट्रोजन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। ऐसे अमोनियम ब्रोमाइड है ना, तो आयनिक कंपाउंड। तो ठीक है, क्लियर, ये बात थोड़ी समझ में आगे से हो। अच्छा, आयोडीन के सारे सॉरी नाइट्रोजन के सारे ट्राई हैलाइड एक्सप्लोजिव होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के सारे आयोडाइड, नाइट्रोजन का ट्राई आयोडाइड भी एक्सप्लोजिव, तो सबसे खतरनाक, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए इतना अनस्टेबल है। NBr3 सेकंड नंबर पे है, एक्सप्लोजिव का ऑर्डर रखो प्यारा है, कौन कितना खतरनाक एक्सप्लोजिव है। NCl3 भी एक्सप्लोजिव है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा इनके क्रिस्टल पे। NH3 इनमें से सबसे लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, लेकिन है ये भी एक्सप्लोजिव, ये भी बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस देता है। नाइट्रोजन के सारे ट्राई हैलाइड, ये कहीं लिखा हो स्टेटमेंट तो इसको सही कर दीजिएगा, ऑल ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन आर एक्सप्लोजिव इन नेचर, ठीक है ना। तो Yes. ये पता होना चाहिए। एक चलो आपको मुझे याद आ रहा है कि वीडियो उसमें आपको मैं दिखाता हूँ, YouTube में मिल जाएगा। नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, मेरे ख्याल से यही वाला होना चाहिए भाई, ये है। Dans l'histoire pour dormir de ce through the rest of the substance, decomposing all of the molecules. Hydrogen triiodide. It's a highly unstable substance that detonates when disturbed. Now, you might have heard of nitroglycerin, which is another kind of contact explosive, which goes off when you hit it with a hammer. But this stuff is in a league of its own. Even something like a mosquito landing on it will set it off. ये जो रेडिश ब्राउन वेपर है ना आयोडीन, Now, the reason this compound is so unstable is all down to how it's put together. Now, it's nitrogen triiodide, so we have a nitrogen atom, and this is a trivalent atom. That means it likes to form 3 bonds with other atoms. So when we bring it together with iodine, it forms bonds with 3 iodine molecules, and they all go on this side of the nitrogen atom because of the way that the nitrogen's electrons are arranged. So, the iodines all go on over here. And you can kind of see there's a bit of a problem here, which is that there's not a lot of room for all these iodine atoms. They're much bigger than the nitrogen atom, and so they're all kind of squeezed together and all repelling each other. And this creates something called bond strain or steric strain, which makes the whole molecule less stable than you'd expect it to be, given the components. Now, chemists would say that this results in a low activation energy for the decomposition of this molecule. Everyone else would probably say that it's liable to fall apart. One of the characteristic products of this reaction is this beautiful plume of purple iodine gas. And you can see this again if I chuck this tiny piece of solid iodine onto this hot plate. Now, this iodine is formed along with nitrogen gas as a result of all those triiodide molecules falling to pieces and recombining into a different arrangement. And it's this recombination that releases all of the energy, setting off more triiodide molecules and more and more in a chain reaction races through the rest of the substance, decomposing all of the molecules and releasing a huge amount of energy in a tiny fraction of a second. तो नाइट्रोजन के ऑल ट्राइआयोडाइड स्कूल लैब में बना सकते हैं क्या?
क्या चाह रहे हो? इतने दिनों बाद तो स्कूल खुले हैं फिर से बंद कराना चाह रहे हो? देखो स्कूल लाइफ में होता है इस तरह के जो भी केमिकल होते हैं, पहली बात तो उनको अवॉइड किया जाता है ना। कभी स्कूल वाले परचेज ही नहीं करते इस तरह के केमिकल जो एक्सप्लोजिव होते हैं, बैन होते हैं एक तरह से। हाँ ये है कि अगर डिग्री कॉलेज या जो इंजीनियरिंग कॉलेज है यूनिवर्सिटीज में वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे पीएचडी लेवल पे काम होता है, वहाँ केमिकल रहते हैं लेकिन बिना इजाजत के आपको मिलेंगे नहीं तो चलिए है ना, आपकी मंशा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी आप लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। तो देखिए एक्शन विद NaOH, NaOH की रिएक्शन कैसे होती है हेलोजन्स में। तो हेलोजन में जो ये 3 हेलोजन है इनकी तो सिमिलर वे में रिएक्शन होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो सबसे पहले क्लोरीन की रिएक्शन देखते हैं। क्लोरीन की रिएक्शन NaOH से कराएं अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, तो क्लोरीन बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में एक डिस्प्रोपोर्शनेट होगा तो एक मोल इसका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो 0 से -1 जाना तय है। अच्छा क्लोरीन 0 से रिड्यूस होकर -1 ही में जाएगा क्योंकि उससे और कम होती नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर। तो NaCl का तो बनना तय है, चाहे NaOH आप कोल्ड डाइल्यूट लो या हॉट इंटरसेलेट। तो देखो 0 से -1 में दोनों ही में ही जा रहा है। अब फर्क क्या है कोल्ड एंड डाइल्यूट और हॉट इंटरसेलेट में? तो कोल्ड एंड डाइल्यूट में एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है मॉलिक्यूल की, तो वो क्लोरीन जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो कोल्ड डाइल्यूट में +1 में ही जा पाता है अपने ऑक्सी एसिड में, और क्लोरीन का ऑक्सी एसिड +1 में होता है HOCl, है ना, हाइपोक्लोरस एसिड। और HOCl एसिड है, ये NaOH से रिएक्ट करके 1 मोल वाटर निकाल के सॉल्ट बना देगा NaOCl। इसका मतलब यहाँ पे सॉल्ट आप बना दीजिए NaOCl, है ना, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट में ध्यान रखिए क्लोरीन 0 से +1 में ही जाता है, लेकिन अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, NaOH को हॉट कंडीशन में ले लिया, कंसंट्रेट ले लिया, तो ये कंसंट्रेशन भी आपने ज्यादा ले लिया, तो NaOH के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज्यादा ले लिए और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो ये क्लोरीन को और ज्यादा ऑक्सीडाइज कर देगा। और क्लोरीन की 1 के बाद फिर 5 ज्यादा स्टेबल है, तो ये 5 में बनाएगा ऑक्सीजन, ये बनाएगा NaCl3, NaCl, ठीक है। तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोरेट बनेगा, NaCl तो बनेगा ही। बाकी बैलेंस करना है तो ऊपर वाली रिएक्शन में 2 मोल ले लो NaOH को, प्रोडक्ट साइड मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया वो, है ना। यस सर इसमें 2 मोल ले लीजिए तो बैलेंस हो गया। और अगर इसमें देखना है तुम्हें सेकेंड रिएक्शन में, तो ऐसे याद कर लो कि इस रिएक्शन में आप वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से देख सकते हो। आप लोगों ने 11th में पढ़ा है ना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वो बैलेंसिंग में देखो, इसमें ऐसे देखो Cl -1 से 0 में जा रहा है, बताओ कितने का चेंज? 1 हाँ, एक क्लोरीन प्लेग का चेंज, लेकिन Cl2 में 2 क्लोरीन है तो नेट चेंज 2 का आया, 2 का। और ऐसे ही बताओ NaClO3 में +5 में है, +5 से 0 में कितने का चेंज? 5 का है ना। हाँ 5 × 2 10 का, सॉरी। अब 2:10 को सिंप्लीफाई कर दो तो 1:5 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का यहाँ 1 का है, दिख रहा है आप लोगों को? यस यस 1:5। तो इससे आपको बैलेंसिंग का आइडिया लग जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट साइड यहाँ 1 आएगा और यहाँ 5 यहाँ आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का 5 1। और अब प्रोडक्ट साइड को देख के रिएक्टेंट साइड बैलेंस कर लो। क्लोरीन देखो 5 और 6 हो गए, तो क्लोरीन कितने मोल लेना पड़ेगा? 3 मोल रिएक्टेंट साइड, ठीक है। सोडियम देख लो कितने चाहिए, तो 1 सोडियम 5, 6 सोडियम, तो 6 सोडियम चाहिए, 6 मल्टीप्लाई कर, वाटर 3 ले लो, हो गया बैलेंस। सर हाँ बताओ। सर ये तो वाटर जैसी रिएक्शन है लगभग। हाँ
एक तरह से देखा जाए तो वाटर के साथ जैसी रिएक्शन हो रही है क्लोरीन की, वैसे ही बेस के साथ हो रही है ना। वाटर के साथ वो ऑक्सी एसिड बना रहे हैं, और बेस के साथ वो ऑक्सी एसिड जो बन रहे हैं वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप वाटर के साथ अगर याद कर लेंगे तो ये बेस वाली भी याद ही हो जाएगी, है ना। लेकिन वाटर में जाकर वो कोल्ड वाली ही लिखी मिलेगी। तो क्लोरीन प्लस वाटर से HCl NOCl ही बनाते हैं ज्यादातर। तो उसमें ध्यान रखना है, वाटर अगर हॉट ले लेंगे तो फिर HCl और NaClO3 भी बनने लगता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्लोरीन के साथ ब्रोमीन के साथ आयोडीन सेम है। जैसे यहाँ पे आपको मैं आयोडीन लिख के दे दूं, आयोडीन प्लस NaOH, तो क्या बन जाएगा, NaOI प्लस वाटर। जहाँ जहाँ Cl वहाँ I लिख देंगे। और आयोडीन प्लस हॉट एंड कंसंट्रेट NaOH में NaIO3 सोडियम आयोडेट बनेगा यहाँ पे प्लस वाटर। ठीक है, तो ब्रोमीन भी लेंगे तो वही बनेगा। ठीक है, हाँ, फ्लोरीन में कहानी थोड़ी सी अलग है। फ्लोरीन की रिएक्शन NaOH के साथ होती है लेकिन सेम वही प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, देखो फ्लोरीन वाली देखो, देख लो, क्योंकि फ्लोरीन में फ्लोरीन 0 से -1 में जाएगा, ये तो तय है। अच्छा, फ्लोरीन में Fe प्लस में हो भी नहीं सकती, F जाएगा तो माइनस में ही जाएगा। अब यहाँ पे जो दो प्रोडक्ट बनेंगे यही डिफर करेंगे। और ये क्या होता है, देखो, अगर फ्लोरीन आप कोल्ड एंड डाइल्यूट लेते हैं तो OF2 बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे एक ऑक्सी एसिड ऑक्साइड बनेगा फ्लोरीन का, है ना, OF2 ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। और अगर हॉट एंड कंसंट्रेट लेंगे ना तो OF2 फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2 में। OF2 फर्दर डिकम्पोज O2 गैस रिलीज करता है हॉट एंड कंसंट्रेट में। तो ये थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना पड़ेगा क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्शन डिफरेंट वे में हो रही है बाकी हैलोजन के रिस्पेक्ट। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन प्लस में शो नहीं कर सकता, इसलिए इसमें वो ना बना दीजिएगा NaOF, है ना, ये गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें फ्लोरीन की प्लस में आने लगेगी ऑक्सीजन। तो इसमें OF2 बनेगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट। ये गैस होती है, OF एरो ऊपर बना हुआ है ना, जिसमें एरो ऊपर बना हुआ है वो सब गैसें हैं रूम टेम्परेचर। OF2 गैस है, हॉट कंसंट्रेट में OF2 बनते डिकम्पोज होकर O2 फ्री कर देगा, तो इसमें ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज आते हैं किसमें क्या बनता है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट में OF2, हॉट एंड कंसंट्रेट में ओनली O2, है ना। क्लोरीन फ्री हो जाएगा और केवल ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, कुछ ये मिसलेनियस रिएक्शन लिख दी है मैंने। हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा? नहीं, ऑनलाइन में कोई कह रहा था कुछ। अच्छा, ये मिसलेनियस रिएक्शन में देख लो, बस कुछ ही रिएक्शन है। ये रिएक्शन आप लॉजिक से करो। इतना काफी लॉजिक आप लोग पढ़ चुके हो, अगर थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाओ, भले ही ये रिएक्शन आपने कभी ना देखी, लॉजिक लगा के भी आंसर दे सकते हैं। जैसे SO2 प्लस Cl2 से करा रहे हैं, तो SO2 में सल्फर किस ऑक्सीडेशन में बैठा है, वो 4 में, है ना। और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक ठाक मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा। अच्छा, सल्फर 4 से जाएगा तो अपनी किस ऑक्सीडेशन नंबर में जाएगा, 6 में जाएगा। और उस सल्फर 6 में जाएगा, साथ में Cl2 उसके साथ चिपक के बना देगा SO2 Cl2। इसमें हाँ, ये एक तरह की एडिशन टाइप की रिएक्शन है, इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे SO2 के और Cl2 के मॉलिक्यूल, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा SO2 Cl2। इसी को बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। इसमें सल्फर की आप निकालोगे तो +6 आएगी और Cl -1, और देखा जाए तो रिडॉक्स रिएक्शन है ये, सल्फर हो रहा है ऑक्सीडाइज और क्लोरीन 0 से -1 में भी जा रहा है, सिंपल सी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर रहा है, यही ऑक्सीडाइज कर रहा है। अब जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन, बताओ
पॉइजनस भी होता है, पॉजिटिव पॉइजनस होती है, ठीक है। तो CO Yes. प्लस Cl2 में भी लॉजिक थोड़ा समझ में आया कि कार्बन +2 में है, ठीक है, और क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग है और कार्बन को 2 से 4 में ले जाएगा वो, है? तो ये और क्लोरीन उसके साथ अटैच्ड होके बना देगा COCl2। ये पॉइजनस गैस यहाँ पे बनती है ना, CO पॉजिन बोलते हैं, पॉजिन गैस इसे ही बोलते हैं, COCl2 पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। सर सिलिका, हाँ बताओ बेटा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया सर, रिएक्शन के पहले सर आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? सर आपने जो हेडिंग में रिएक्शन के पहले MIS लिखा है ना सर, वो मिसलेनियस रिएक्शन है ओके सर। ना, मिस पूरा शॉर्ट में लिख दिया, मिसलेनियस है ना। अब देखो सिलिका का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, सिलिका जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, हाँ, तो सिलिकॉन फ्लोरीन वैसे तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खतरनाक है, लेकिन सिलिकॉन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में बैठा हुआ है, तो यार सिलिकॉन की हाईएस्ट 4 होती है, तो इसको ऑक्सीडाइज तो नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा तो फ्लोरीन के 2 ही एक्शन होते हैं, या तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है या उसको फ्लोरीन चिपका देता है। उसके फ्लोरोनेटिंग एजेंट भी है ना एक तरह से फ्लोरीन अपने आप में, जैसे कोई मेथेन की रिएक्शन फ्लोरीन कराओ तो क्लोराइड बनने शुरू हो जाएंगे, बेंजीन प्लस फ्लोरीन C6H6 बन जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि वो फ्लोरीन चिपकाएगा, मतलब फ्लोराइड बनाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, है ना। क्या नाम देगा? SiF4, और बाई प्रोडक्ट में OF2। अब देखो कि यार सिलिकॉन का कुछ हुआ नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, सिलिकॉन ना तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है, लेकिन फ्लोरीन का कुछ हो गया, फ्लोरीन 0 से -1 में आ गया, फ्लोरीन क्या हुआ? रिड्यूस। तो यार किसी ना किसी एटम को तो करेगा ऑक्सीडाइज, सिलिकॉन हो नहीं सकता, बचा कौन? ऑक्सीजन, ये होगा ऑक्सीडाइज, और -2 में बैठा है, ऑक्सीडाइज होगा तो 0 में जाएगा, मतलब कौन सी गैस बनेगी? O2। तो ये अच्छी रिएक्शन है। सिलिकॉन का कुछ नहीं हो रहा है, फ्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयोडीन की एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है हाइपो के साथ, आयोडीन रिएक्ट्स विद हाइपो। तो आयोडीन की हाइपो इसको बोलते हैं सोडियम थायोसल्फेट। तो आयोडीन जब हाइपो से रिएक्ट करता है तो इसको देखो याद करने का सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, इसके 2 मोल ले लीजिए, ठीक है, और इसके 2 I और इसके 2 Na, ये अलग कर दो, 2 NaI बन जाएगा बाई प्रोडक्ट 2 NaI। और बाकी अब जो भी बच रहा है लिख दीजिए, देखो क्या क्या बच रहा है, 4 सोडियम में से 2 चले गए, बचे कितने सोडियम? 2 सोडियम Na2। सल्फर 2 और 2 4 सल्फर है बेटा, S4। ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है Na2H4O6, सोडियम टेट्रा थायोनेट बोलते हैं इसको, Na2H4O6। तो आयोडीन हाइपो से रिएक्ट करके हाइपो को सोडियम टेट्रा थायोनेट में कन्वर्ट कर देता है, Na2H4O6 + 2 NaI, ठीक है। बस मेरे ख्याल से ये 3 रिएक्शन बच रही है इस पेज में। अब देखो ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या होता है कि जैसे आप पोटेशियम क्लोरेट या पोटेशियम ब्रोमेट का रिएक्शन आयोडीन से करा दो, तो आयोडीन क्लोरीन के सॉल्ट से क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देगा, इलेक्ट्रोकेमिकल में आयोडीन ऊपर बैठा है क्लोरीन से, देखते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज भी बोलते हैं। आयोडीन आएगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस मारेगा, तो Cl निकल के Cl2 बना देगा, आयोडीन खुद आयोडेट बना देगा अपना। आयोडीन की 5 अच्छी खासी स्टेबल भी होती है, 5 में रहना भी चाहता है वो। तो पोटेशियम एक तरह से देखने में ऐसा लग रहा है कि आयोडीन की जगह क्लोरीन आके बैठ गया, है ना। अगर आप प्रोडक्ट को देखो, आयोडीन क्लोरीन की जगह बैठ गया और क्लोरीन चला गया आयोडीन, इसीलिए इसको हैलोजन एक्सचेंज बोल रहे हैं। और आयोडीन इसलिए डिस्प्लेस कर भी सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, आयोडीन का SRP ज्यादा है, ऊपर बैठा हुआ है,
ऐसे ही यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, क्या बना देगा के BrO3 प्लस Br2, सॉरी Br के दोनों तरफ कैसे आ रहा है भाई, आयोडीन आ रहा है ब्रोमीन की जगह, आयोडीन प्लस Br2, ठीक। बाकी 2 मोल लेके बैलेंस कर दो प्रोडक्ट साइड 2 को ले। लास्ट में ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड है ये। इसमें बोलते हैं कि स्लैग्ड लाइम ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कोल्ड एंड ड्राई सॉल्यूशन को स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना इसी बोलते हैं, और इसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं। क्लोरीन जब स्लैग्ड लाइम से ऐड करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaO2, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, और एक कोई और प्रोडक्ट बन जाएगा, बताओ क्या बनेगा? HOCl Cl2 HOCl नहीं, सिंपल कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसी को ब्लीचिंग पाउडर बोल रहे हैं, प्लस वाटर, CaCl2 CaOCl2 प्लस वाटर। वैसे मेन प्रोडक्ट यही है, मतलब हम लोग इसी से होता है। अगर आपको ये कभी रिएक्शन दी जाए CaOH प्लस Cl2 और पूछा जाए क्या बन रहा है मेन प्रोडक्ट, तो आप बोलिएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl। बाकी कोई CaCl2 कोई इतना मेन। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लीचिंग एक्शन से पढ़ेंगे, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। हाँ बताओ बेटा। सर जो आपने एक्शन में देने हुए के ऊपर जो नोट लिखवाया था वो एक मिनट दिखाता हूँ। एक्शन विद NaOH में ये वाला होगा, ऑल Yes, sir. ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सप्लोजिव इमिशन। हो गया सर। सर एक बार वाटर के साथ वाले रिएक्शन भी दिखा दिए। वाटर के साथ ये वाली है, सर हाँ सर K2MnF6 का नाम क्या था? वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो उसका IUPAC नेम लिखना है तो कॉम्प्लेक्स का जैसे लिखते हैं ना, पोटेशियम हेक्साफ्लोराइडो मैग्नेट, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना उसके आगे उसकी, है ना। ओके सर, IUPAC नेम लिख दीजिए। देख लिया सर अभी स्लाइड चलो भेज तो फिर, दीजिए। है ना, सर क्लास में कर रहा हूँ क्लोज। सर बताओ सर वो ड्राई सेल की बैटरी लाइफ सर शॉर्ट क्यों होती है सर, ये बता दीजिए एक बार। ड्राई सेल की लाइफ शॉर्ट क्यों होती है? देखो उसके 2 रीजन होते हैं। ड्राई सेल में होता क्या है कि जिंक का कंटेनर होता है ना, यस सर, होता है ना, जिंक का कंटेनर एनोड की तरह बिहेव करता है, एनोड और की तरह, यस सर। उसके अंदर हम लोग क्या लेते हैं, ग्रेफाइट की रॉड और फिर ग्रेफाइट की रॉड प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड, है ना। एक चीज और लेते हैं, हाँ NH4Cl NH4Cl, है ना। हाँ, तो उसमें जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है, ठीक है। और एसिडिक मीडियम में जिंक एम्फोटेरिक होता है, तो एसिडिक मीडियम में धीरे धीरे उसका कोरोजन होने लगता है। जिंक का जो कंटेनर है एनोड, उसकी इनर वॉल पे कोरोजन स्टार्ट हो जाता है, और कोरोजन जैसे होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फिर सिग्निफिकेंटली हो नहीं पाएगा। जैसे उसकी पूरी इनर वॉल कोरोड हो जाएगी तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना रुक जाएगा, और अगर हाफ रिएक्शन होना बंद हो जाएगी तो सेल हमारा डेड हो जाएगा। तो उसमें जिंक कंटेनर लिख देना, जिंक कंटेनर विल कोरोड
with ammonium Okay. chloride. ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। ये उसमें है नहीं। तो ठीक है, फिर मैं कर रहा हूँ, वाइंड अप करो। यस, थैंक यू सर।